हेलो एवरीवन। तो ये एनसीईआरटी या फिर आप कह सकते हो प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यू बैच की लेक्चर नंबर 5 है, मतलब डे नंबर 5 समझ लो। ठीक है, 5वां दिन है। इस शेड्यूल में जो भी चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड की थी उसमें फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ये हम लोग देखेंगे। साथ में ही जनरल साइंस एंड केमिस्ट्री में एनवायरमेंट केमिस्ट्री, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हो मेरे से। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो विद द सेम हैंडल IAS PCS सिंप्लीफाइड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो एक एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप बस आराम से पढ़ते चलो। पहला कह रहा है द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो कुछ चीजें होती हैं कीवर्ड्स टाइप की, जैसे बात कर रहा है मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया की कौन कौन सी फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है ऑन द वर्ज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, चलिए तो पहला कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, वैसी थ्योरीज का डेवलपमेंट जो ये बताती है कि इंडो आर्यंस जो थे वो डिसेंड किए थे सेम एंसेस्टर से जहां से ब्रिटिश आए हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरी है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप कब कर पाओगे, इस क्वेश्चन को आप तब कर पाओगे जब आपको कुछ थ्योरीज पता होंगी कंसर्निंग द फैक्ट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए, तो मेरा मेन मोटिव यही था इस क्वेश्चन के थ्रू कि हम इस क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे उस कुछ थ्योरीज को और उस फैक्ट्स को जो कि कन्वे करता है हाउ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया फ्लरिश्ड। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर हो गया। सेकंड कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के आने की वजह से भी ये एक वजह हो सकता है कि हमारे जो मॉडर्न नेशनलिज्म का ग्राफ था वो सूट किया। ठीक है, थर्ड कह रहा है कोडिफिकेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज क्रॉस द कंट्रीज में कॉडिफाई हुए लॉज सिविल क्रिमिनल, इसकी वजह से भी मॉडर्न नेशनलिज्म ग्रोथ किया। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। अब देखो अगर हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना, तो आपको वैसे हिस्टोरिकल रिसर्चर्स मिल जाएंगे, वैसे यूरोपियंस मिल जाएंगे, वैसे कुछ इंडियन स्कॉलर्स मिल जाएंगे जो कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को रखते हैं इंडिया के पास्ट के कंसर्न में। कुछ थ्योरीज दी जाती है यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा कि जो इंडो आर्यंस थे वो बिलोंग करते हैं सेम एथनिक ग्रुप जहां से जो यूरोपियन नेशंस हैं या फिर ब्रिटिशर्स हैं वो इवॉल्व करते हैं। और उनका ये मानना है कि जो आर्यंस हैं जो हमारे ओरिजिन के हैं, हमारे जैसी एथनिसिटी है उनकी, इसलिए उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। और ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस है वो उनको हेल्प करती है किस तरीके से चीज़ों को गेन किया जाए और साथ साथ में ही डिफरेंट नेशनलिज्म की फीलिंग को इन्वर्ज किया जाए, कह सकते हो आप। समझ रहे हो? तो जो भी फॉरेन रूलर्स थे और ये जो थ्योरीज थी वो हालांकि बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, लेकिन ये उनका मानना था। मतलब एक कहते हैं ना वाइट सुपरमेशी वाली कंसेप्ट, वही। ठीक है, चलो सेकंड तो देख लेते हैं इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक तरीके से देखा जाए कि किस तरीके से रूलर्स के सेल्फ स्टीम को बढ़ाया और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में मदद किया, साथ साथ में ही एक नया डायरेक्शन दिया इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग को। इंग्लिश लैंग्वेज ने मदद किया नेशनलिस्ट लीडर को डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन से कि आप कम्युनिकेट कीजिए एक साथ, एडुकेट कीजिए इंडियंस को। इंडियंस एडुकेट करने का मतलब लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सबको बिल्ड कीजिए और साथ साथ में ही हायर एजुकेशन के लिए भी प्रमोट कीजिए। ठीक है, तो ये एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म यहाँ से भी जनरेट हुआ, ये उनका मानना है। थर्ड कह रहा है कॉडिफिकेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है, देखिए ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? एक प्रोफेशनल सिविल सर्विस हुआ, अ यूनिफाइड जुडिशियरी हुआ, कॉडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज हुआ कंट्रीज में। ये क्या करता है? एक नए डिमेंशन ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी को लाता है, एक नए डिमेंशन ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी को लाता है। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, कुछ नेशनलिस्ट की माने जो प्रोसेस है यूनिफिकेशन का, उनका दो इफेक्ट है, एक तो इकोनॉमिक फेट ऑफ पीपल और दूसरा है वैसा इंटरफेरेंस जो कि अब बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, तो ये तीनों हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसकी जो नोट्स होगी ना उसमें मैं वो डालूंगा जो मैं आपको बताया नहीं हूँ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एडेड इन्फॉर्मेशन जो फैक्चुअल होंगे। जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म को इफेक्ट डालती है, जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। मतलब ये समझ में आने लगा कि हाँ इंडिया का इंटरेस्ट कुछ और है, कॉलोनियल इंटरेस्ट कुछ और है। ठीक है, सेकंड हो गया
पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकली, फिर इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट। साथ में ही प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, तो एक सोशियो रिलीजियस भी रिफॉर्म, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म को हेल्प किया है। साथ में ही कुछ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका भी एक इम्पैक्ट देखा गया, वो भी एक फैक्टर है। साथ में ही रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा तीनों करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन ना आपको एटलीस्ट नेशनलिज्म वाली जो आप कहते हैं ना अपर लेयर, उसको क्लियर कर देगा, है ना। और यहाँ पे जो मैं नोट्स दूंगा उसमें आपको जो अदर फैक्टर्स बताया हूँ जो कि ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म के लिए जरूरी था, वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विथ रेफरेंस टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी के फॉर्मेशन से पहले, ठीक है, आईएनसी के फॉर्मेशन से पहले जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे उसके स्टेटमेंट्स को देखना है कि आखिर कौन कौन सा इसमें करेक्ट है। देखो पहले करेक्ट को देखो कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, देन ओनली जज करो, है ना। ठीक है, चलिए कह रहा है द लैंड होल्डर्स सोसाइटी एंड द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1851। देखो एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन से ना हमेशा फैक्ट्स को निकालने की कोशिश करना, फैक्ट्स निकलेगा चीज़ें आसान हो जाएगी। तो देखो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की बात कर ले, तो देखो पहले हम लोग ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं जो फॉर्म हुआ था 1851 में, फॉर्म हुआ था 1851 में। तो फॉर्म तो हुआ, लेकिन ये स्टेब्लिश कहाँ किया गया था? ये किया गया था कोलकाता में, कोलकाता में किया गया था। ठीक है, चलिए किसके द्वारा किया गया था ये सबसे ज़्यादा जानिए, राधाकांता देव जी के द्वारा किया गया था, और वही इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इन 1851। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कौन कौन सी मर्ज हुई थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी प्लस ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये मर्ज हुई और वो बनाए क्या? बनाते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कब बनाते हैं? 1851 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो जमींदारी एसोसिएशन था, जमींदारी एसोसिएशन, ये तो नई वर्ड आ गई, नई वर्ड नहीं है, ये लैंड होल्डर सोसाइटी का ही पहला का नाम था। मतलब पहले जब इसको बनाया गया तो इसको नाम दिया गया जमींदारी एसोसिएशन और बाद में इसको कर दिया गया लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक, बेसिक इसमें जो था ना, इसमें बचाना था, सेफगार्ड करना था इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो लैंडलॉर्ड्स के लिए बनाई गई संस्था थी, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा बनाई गई थी, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड चलते हैं। वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियल फंक्शन। देखो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे करेक्ट है वो बताते हैं। जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था ना, वो कुछ डिमांड्स रखती हैं। देखो एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना होगा, कुछ डिमांड्स रखती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो कहती हैं कि इंक्लूड करो एजुकेशन ऑफ इंडियंस, और साथ साथ में ही रिमूव करो मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी। साथ साथ में कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ डिमांड लेटर भेजा जाता है, उसमें होती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ ए पॉपुलर कैरेक्टर। साथ साथ में ही सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन, एग्जीक्यूटिव को हटा दो जुडिशरी से, अलग अलग कर दो। रिडक्शन इन सैलरी ऑफ हायर ऑफिशियल्स, और साथ में एबोलिशन ऑफ सेल ड्यूटी, या फिर उसको अबकारी और स्टाम्प ड्यूटीज़ कहते हैं। ये भी मतलब ये सारी ड्यूटीज़ भी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से क्या पता चला? आपको यही पता चला आपके नोट्स में क्या होनी चाहिए। आपके नोट्स में होनी चाहिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इक्वल्स टू लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी फॉर्म्ड इन 1851। एकदम ध्यान रखना है ये चीज़ें आपको एग्जाम में। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, वो यूपीएससी में इससे बहुत सारे फ्रेगमेंटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफरेंट पीसीएस में हमेशा पूछे जाते हैं, और ये जब क्वेश्चन आएंगे ना तो 50% लोग थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लोगों को राजा राम मोहन रॉय, लोगों को ब्रह्मो समाज याद करने की आदत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हो गए, आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वेयर एसोसिएटेड विद द लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में कौन कौन जो थे, जो लैंड होल्डर सोसाइटी से जुड़े हुए थे? देखो आराम से टिक कर सकते हो। एक तो आपको राधाकांत देव थे, ये तो मैंने बता दिया, राधाकांत देव जो किंग थे, वहां के राजा थे, राजा कहते थे खुद को। ठीक है, और भी देख लो, जैसे द्वारकानाथ टैगोर भी थे, प्रसन्न कुमार टैगोर भी थे, राजकमल सेन भी थे, भवानी चरण मित्रा भी थे। ठीक है, राधाकांत देव तो थे ही थे।
लेकिन राजा राम मोहन रॉय कहाँ से आ सकते हैं, आप खुद बताओ। राजा राम मोहन रॉय तो मरते हैं 1833 में, और जमींदारी सिस्टम फॉर्म किया था 1838 में। तो राजा राम मोहन रॉय की डेथ कब हो जाती है? राजा राम मोहन रॉय की डेथ होती है 1833 में, बट ये जमींदारी सिस्टम बनती कब है? ये बनती है आपको 1838 में। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा यहीं पे एलिमिनेट हो गया। कहते हैं ना कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डेट वेट को याद करके क्या करोगे, बहुत सारे ऑप्शंस को ना आपको एलिमिनेट करने में मदद मिल जाता है ना। तो तीसरा तो मेरा होगा नहीं, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, और दोनों मेरा करेक्ट है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? एक अच्छा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको रिसीव किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? देखो, जब भी बात करेंगे, हाँ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, मद्रास महाजन सभा आनंद चरलू। देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की पहले बात कर लेते हैं। यह जो एसोसिएशन है वो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था, ये तो क्लियर है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1866 में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था आपको लंदन में, लंदन। क्लियर है? चलिए, तो बेसिक इसको लाया क्यों गया था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इन 1866। तो इसको लाया गया था कि जो इंडियन क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस है ना किसी पब्लिक फिगर पे, या फिर इंग्लैंड में उनका इन्फ्लुएंस, तो इंडियंस की वेलफेयर को बढ़ाने के लिए इन इंग्लैंड, इन ब्रिटेन ये कह सकते हो आप, तो इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बाद में इसको कुछ प्रोमिनेंट इंडियन सिटीज़ में भी इसको स्प्रे किया गया। सेकंड देख लेते हैं, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये भी करेक्टली मैच्ड है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 1875 में। 1875 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये स्टिमुलेट करेगा सेंस ऑफ नेशनलिज्म को लोगों के बीच में, और इनकरेज करेगा पॉलिटिकल एजुकेशन। सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल एजुकेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की बात कर लें, फाउंड किया गया था 1884 में, 1884 में किया गया था। इसके कुछ लीडर्स थे, जैसे एम वीरा रघवाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंद चरलू। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे तीनों का तीनों करेक्ट है, क्योंकि आंसर करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, हमें डिस्पर्स नहीं होना है, तीनों का तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की नाम आ गई। अगर आपको नहीं भी याद हो ना, आप एक सीट पे लिख लो। वैसे तो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, हैंड रिटन नोट्स। देखो, थोड़ा बहुत लेट लगेगा नोट्स बनाने में, क्योंकि एक दिन में सारा काम तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मैं दे दूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है ना कि आप सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस कब लाओगे ना, इस कोर्स के थ्रू। इस कोर्स के थ्रू इफेक्टिवनेस आप तभी लाओगे जब आप बैठ के ना एक सीट लोगे, और क्वेश्चंस में जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिले, जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन मिल जाए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसको लिख लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो, आप ये पूछ सकते हो कि ये डेट वाली टाइम एब्सर्ड क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेंगे। इसके क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत सारे एग्जाम में इजीली बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर लोगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहला कह रहा है पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, सेटिंग अप ऑफ एटचिसन कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज। तो यहाँ से तो आपको एक चीज़ यहाँ से अभी ड्रू कर लेना चाहिए कि किस तरीके से एटचिसन कमीशन जो था वो पब्लिक सर्विसेज के लिए बनाई गई थी। यहाँ से एक कंक्लूजन तो आप ड्रॉ कर लिए। फॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की लंदन में, तो वो कब बनी थी? 1866 में बनी थी। ठीक है, तो ये बनी थी 1866 में। क्लियर है? ऑर्गेनाइज किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो डिस्कस करते थे वैसे इशूज़ को जो इंडियन सब्जेक्ट्स पे थी, और वो इन्फ्लुएंस करती थी पब्लिक में। ठीक है, कहाँ पे? तो ये चीज़ें थी लंदन और इंग्लैंड की बात। तो इंडियन वेलफेयर के केस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम लोग एटचिसन कमेटी की,